नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। इस समय जब देश के दो अहम राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर गए और फिर दौरे से उनकी वापसी हो गई। इसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश के दौरे पर चले गए हैं। जब मोदी जी विदेश के दौरे पर गए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थकों ने ये बात कही कि मोदी विदेश से भारत के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत कुछ लेने गए हैं। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तस्वीरें एयरपोर्ट से आई तो लोगों ने कहा कि पप्पू खान एक बार फिर से विदेश दौरे पर चले गए। इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई, इस तरीके के टैगलाइंस के साथ। विदेश दौरे का ये जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा क्यों है? क्या मोदी जी वास्तव में ऐसे दौरों से कुछ लेकर के आए हैं? क्योंकि एयरपोर्ट पर वापसी के बाद की जो तस्वीर है, जिस तस्वीर में कभी हुजूर का इकबाल बुलंद दिखाई पड़ता था, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी हुआ करती थी स्वागत पर, वो एयरपोर्ट खाली दिखा। ऐसे कई सारे सवाल, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर विस्तार पूर्वक बात होगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, शुरुआत तो मोदी जी के विदेश दौरे से ही कर लें और राहुल गांधी के विदेश दौरे से भी कर लें। एक तो राहुल गांधी की जो तस्वीर वायरल होती है, जब खबर आती है कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर जा रहे हैं, तब ये कहा जाया जाने लगता है, सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीजें फैलाई जाती हैं कि राहुल गांधी अमेरिका गए हैं, अब वहां से कुछ देश विरोधी चीजें निकल करके आएंगी। अब वो वहां पे गए हैं तो कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस के देश में पहुंच गए हैं, अब वहां से कुछ एंटी नेशनल टाइप की चीज निकल करके आएगी। क्या राहुल गांधी का हर दौरा कुछ ऐसा होता है जिससे देश को नुकसान होता है, या फिर वैश्विक स्तर पर राहुल गांधी की आवाज आज जिस तरीके से उठ रही है, जिस तरीके से सुनी जा रही है, वो देश के महत्व को और ज्यादा बढ़ा रहा है? जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, एक चीज ये बताइए, मान लीजिए आपको राम प्रकाश जी को ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एक लेक्चर देने के लिए बुलाए, तो ये हम लोगों के लिए गर्व की बात होगी कि भाई एक यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी राम प्रकाश जी को इनवाइट कर रही है किसी टॉपिक पे बोलने के लिए। अच्छा, अगर आप घूमने जाएं, आप जाएं और पेरिस में जाके आप फोटो खिंचाएं और सेल्फी भेजें, आप कहें कि साहब देखिए मैं जो झुकती हुई मीनार है उसके सामने खड़ा हूं और फलानी जगह मैं हाफ पैंट पहन के घूम रहा हूं, वो फोटो भेजें, तो ये दोनों में आकर्षित कौन करेगी? राहुल गांधी गए क्यों हैं? राहुल गांधी को के जाने का कारण क्या है? राहुल गांधी की पहली विजिट एक हफ्ते की थी, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए तो वो काट के 3 दिन के लिए की गई। वो यूनिवर्सिटीज में और वहां के इंटेलेक्चुअल फोरम द्वारा इन्वाइटेड हैं बात कहने के लिए। दूसरी बात, इंटरनेशनल प्रेस क्लब को वो एड्रेस करने वाले हैं। इंटरनेशनल प्रेस क्लब को, ये केवल भारतीय प्रेस क्लब की बात नहीं है, इंटरनेशनल प्रेस क्लब को। अच्छा, आप सोचिए राम प्रकाश जी, सोचिए आप जरा, अगर आपको अहमदाबाद से बुलाया जाए कि सर यार मैनेजमेंट में 1 घंटे का भाषण दे दीजिए, भाई आप तो, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। क्योंकि देखिए छोटे मोटे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाना एक अलग मुद्दा होता है, जब IIM और ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के प्रबुद्ध छात्रों के बीच में जाके आप लेक्चर देंगे, आपको कपकपी छूटेगी, वहां को हवा में बोल के आप नहीं आ सकते, वहां पे आपको तथ्य की बात बोलनी पड़ेगी। और राहुल गांधी इंटरनेशनल प्रेस क्लब को एड्रेस कर रहे हैं, वहां की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज को एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ब्रुनई जाके माननीय मोदी जी ने किस यूनिवर्सिटी को एड्रेस किया है? भाई ब्रुनई के बारे में तो हमने केवल ये सुना है, ब्रुनई, बाकी मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है कि वहां जो किंग प्रिंस हैं वो सोने के उनके महल हैं, सोने के सिंहासन हैं, सोने की कारें हैं। हमने ब्रुनई के बारे में इतना ही सुना, मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है इस बारे में। अब आप ब्रुनई जाके आपने पाया क्या? वहां से कितना ट्रेड है आपका? ब्रुनई से आप क्या करने गए हैं? सेल्फी खिंचाने गए हैं, फोटो खिंचाने गए हैं? वहां की वैभवशाली इतिहास को देख के कहीं हिंदुस्तान में आप अब एक सोने की कार ना बनवा लें, उसी के अंदर घूमना शुरू कर दें? भाई देखिए असली मुद्दा यह है, तो राहुल गांधी को अगर इनवाइट किया, अच्छा आप प्रेस को तो एड्रेस कर नहीं रहे। अच्छा, जब आप दिल्ली एयरपोर्ट में उतरे तो वहां आपको एड्रेस करने के लिए मात्र एक आदमी खड़ा था। अब यही आपको अगर पता हो राम प्रकाश जी, बताइए वो आदमी कौन था, उसका पद क्या था, किस स्टेट का रहने वाला था? एक भी आदमी को रिसीव करने के लिए
अरे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए कम से कम मुझे को पता चल गया होता तो मैं रिसीव करने पहुंच जाता, गुलदस्ता लेके, गुलदस्ते के पैसे आपसे ले लेता, मैं अपनी जेब से क्यों खर्च करता। लेकिन मैं चला गया होता इसलिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब वो हिंदुस्तान लौट रहे हैं, उनको ना कोई मिनिस्टर रिसीव कर रहा है, ना कोई अधिकारी रिसीव कर रहा है। ये तो देखिए देश का अपमान है। अब बता रहे हैं विदेश में टंका बोल रहा है, हिंदुस्तान में तो टंका बुलवा लो, विदेश का टंका बाद में बुलवा लेना। जी। तो क्या ये जो बयानबाजी है वो केवल इस चीज का मलाल है क्या कि मुझे जो है वो देश दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बुलाती हैं, क्यों मुझे अपने लिए पेड प्रमोशंस का इंतजाम करना पड़ता है विदेशी धरती पर? नहीं, मैं तो एमआईटी यूनिवर्सिटी वालों से बात कर लेता हूं, एमआईटी यूनिवर्सिटी वाले बुला लेंगे, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलेंगे। वहां के स्टूडेंट बड़े उत्पाती हैं, फिर वो हंगामा मचा देंगे। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन पे, इंटरनेशनल सिचुएशन पे इस बात का जवाब दीजिए कि आपने शेख हसीना को हिंदुस्तान में क्यों बिठाया है। आपको जाना चाहिए था बांग्लादेश, वहां के प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, आप चले गए ब्रुनई। आपको मणिपुर के अंदर, आपको रामप्रकाश जी पता है कितनी हिंसा भड़क गई है, ऊपर जो है रॉकेट से हमला हो रहा है, वहां पे ड्रोन से अटैक्स हो रहे हैं, और हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि विदेशी लोग जो है ड्रोन आके बरसा रहे हैं। अरे ये विदेशी लोग ड्रोन बरसा रहे हैं सर, वहां तो भागवत साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आरएसएस के स्वयंसेवक जो है उनका बड़ा उनकी पहुंच है, वहां पर बड़ी अच्छी उनकी इमेज है और वो सारे लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। तो सर ड्रोन तो खैर हवा में उड़ता है, लेकिन जब संघ के स्वयंसेवक जमीन पर मौजूद हैं तो उसके बावजूद भी वहां अशांति क्यों हो रही है? दूसरा मैं जरा एक ये भी बता दीजिएगा कि क्या सरकार जो है, जो काम सरकार को करना चाहिए वो संघ करने की वहां कोशिश कर रहा है, या सरकार ही संघ चला रहा है? भाई यही रामप्रकाश जी, यही तो चिंता है कि वहां संघ कर क्या रहा है, ये कर रहा है क्या, वहां पे हिंसा कर रहा है क्या? नहीं, हिंसा करने में भी, हिंसा की शुरुआत में भी राम माधव साहब का नाम आया था। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पे हिंसा भड़क रही है, 5-6 आदमियों लोगों की मौत हो गई है, रॉकेट से हमले हो रहे हैं, हिंसात्मक घुसपैठ हो रही है, और आरएसएस कह रहा है कि हम कर रहे हैं। अरे ये तो बुद्धिमानी का कोई परिचय नहीं है मोहन भागवत जी, आप तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वहां पे हिंसा मची हुई है, हम कर रहे हैं। अरे अगर कहीं शांति स्थापित हो और आप उसको क्लेम करें कि हमने किया, तब तो बात समझ में आती है। जहां दंगे फसाद हो रहे हैं उसको आप क्लेम क्यों कर रहे हैं कि हमने किया है? जी। सर, अब जरा हरियाणा चुनाव की तरफ हम लौटे। हरियाणा को लेकर के, चुनाव की नहीं बल्कि खिलाड़ियों की बात हम करें, ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बार फिर बयान आया है। वो कह रहे हैं कि भाई वो जितना भी जो प्रोटेस्ट से लेकर के और अब तक की सारी घटनाएं हुई खिलाड़ियों की, वो सब कांग्रेस की साजिश थी। राहुल प्रियंका का नाम वो ले रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा को बता रहे हैं कि वो साजिश का चेहरा थे, सब कुछ मैनेज राहुल और प्रियंका कर रहे थे। ये सारी जो बयानबाजियां हैं हरियाणा चुनाव के लिहाज से कितनी अहम है? तो ये जो चार्जशीट किया है पुलिस ने, जो कि होम मिनिस्टर के अंडर आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है, वो पुलिस ने चार्जशीट कैसे कर दिया? पुलिस ने कैसे कहा कि लड़कियों ने जो बात कही थी वो सच थी? क्या पुलिस भी जो है वो कांग्रेस से मिल गई है? अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा विनेश फोगाट को और बजरंग पुनिया जहां से इलेक्शन लड़ेंगे साधारण सा आदमी खड़ा करके इनको हरा देंगे। अरे ठाकुर साहब, ये उत्तर प्रदेश आपका वो एरिया नहीं है जहां 100-150 कॉलेजेस आपके हैं महाराज। यहाँ पे ये वीरों की भूमि है, ये स्वर्ण पदक और वो लाने वाले लोग हैं, ये जमीन से सोना निकालने वाले लोग हैं हरियाणा के। आप उसके रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन जरूर रहे, प्रेसिडेंट जरूर रहे। उत्तर प्रदेश ने कितने इनाम जीते हैं बताइए, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं मैं, लेकिन आज हरियाणा में रहता हूं। तो हरियाणा के अंदर तो वीर बांकुरों की जमीन है ये। यहाँ पे 80% इनाम जो है स्वर्ण पदक और पदक जो है वो हरियाणा के लोग जीतते हैं। आप हरियाणा के लोगों का अपमान कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं राजपूत बनाम जाट कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ एक राजपूत भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा, एक छत्तीस बिरादरी का कोई आदमी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। और अगर बेटियों को इस प्रकार से आप बदनाम करेंगे, अरे आप तो वही है ना, वो एक जज साहब थे वेस्ट बंगाल के, जो ममता बनर्जी के खिलाफ टिप्पणियां करते थे और निर्णय देते थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े और जीत गए। ये आप वही हरियाणा में जो जेलर साहब थे, जो राम रहीम, जो रेपिस्ट है और मर्डरर है, उसको बार बार पैरोल देते थे, उसको उनको आपने भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया है। और आप जो है विनेश फोगाट को शोकॉज नोटिस दे रहे हो कि उसने रिजाइन, वो राहुल गांधी से क्यों मिली? अरे मैं रोज जाता हूं, कभी बीजेपी वालों के पास जाता हूं, कभी अपोजिशन, मेरे इलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले में लोगों के पास दौड़ता रहता हूं। मुझे शोकॉज नोटिस दोगे कि मैं क्यों गया? अरे ये जनसेवक होते किस लिए हैं? राहुल गांधी किस लिए बने लीडर अपोजिशन?
लीडर अपोजिशन के पास कोई भी जाके अपनी फरियाद जाहिर कर सकता है, उसके लिए उसको शो का नोटिस दोगे तुम? जी, अब ब्रजभूषण ही नहीं, संजय सिंह भी इस मैदान में कूद गए हैं। अब वो कई सारे खैर बयानबाजियां हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। सर, बीजेपी के अंदर की जो स्थिति है, जिस कदर हालात हो रहे हैं, बीजेपी के ही नेता जो है अब ये आरोप लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है कि बीजेपी जो है वो गद्दारों की पार्टी हो गई है पूरी तरीके से, और इस तरीके के आरोप अब भाजपा पे लग रहे हैं। तो इन चुनाव में भाजपा के नेताओं के मुंह से जब इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है, ऐसे में भाजपा की स्थिति को कैसे देखा जाए? मोदी जी और अमित शाह की दूरी क्या इसी वजह से बनी हुई है? भाई ये बात तो हम लोग 6 महीने से राम प्रकाश जी कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो अनुशासित पार्टी कही जाती थी, कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती थी। अटल जी के जमाने में आपने सुना था कि कांग्रेसियों को इंपोर्ट कर लिया जाए, उनको राज्यसभा भेज दिया जाए, उनको मंत्री बना दिया जाए, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं तो भी उन्हें मंत्री बना दिया जाए, जो खानदानी कांग्रेसी थे। आज 240 में से 135 सांसद तो ऐसे हैं जो कांग्रेसी बैकग्राउंड के हैं। ये क्या रणनीति है, क्या राजनीति है? आप बीजेपी को कांग्रेस युक्त बनाने के चक्कर में हो। पहले हिंदुस्तान को बनाना चाह रहे थे कांग्रेस मुक्त, अब आपने बीजेपी को कांग्रेस युक्त बना दिया। सारे तो कांग्रेसी आपके पास बैठे हुए हैं, या ब्यूरोक्रेट बैठे हैं या कांग्रेसी बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग तो है ही नहीं आपकी पार्टी में। अच्छा, टिकट भी ऐसे लोगों को दे दिया। अरे देवेंद्र सिंह बबली 2 दिन पहले, आपको सारे दुनिया को पता है कि कांग्रेस के दरवाजे पे गया था कि मुझे टिकट दे दीजिए, नहीं दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में गया, उसको टिकट दे दिया। अब वो जो है पहले कहा करता था कि हम लोगों को स्टील के अंडरवियर बनियान पहनने पड़ेंगे वरना जनता बहुत मारेगी, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। हुड्डा जी के खिलाफ जिसको टिकट दिया है लड़की को, उसका पति जो है वो गैंगस्टर है। अरे क्या आप संदेश देना चाहते हो महाराज? जी सर, वो जो स्थिति है, मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ, क्या मोदी जी आखिर कहाँ हैं? क्यों दूरी बनाए हुए हैं हरियाणा के इलेक्शन से इतनी ज्यादा? भाई तो विनेश फोगाट से दूरी तो समझ में आती है। ओलंपिक्स में जब जो हरकत हुई उसको जब चैलेंज किया गया, उसके बाद डेट पर डेट वहां भी लगाई गई, और केवल इसलिए कि विनेश भाई जब ओलंपिक के पदक विजेता लौटे देश में तो उनसे मोदी जी की मुलाकात हो और उस मुलाकात में विनेश फोगाट ना हो, जैसा कहा गया, तमाम विश्लेषकों के द्वारा ऐसा बताया गया, इस तरीके की राय जाहिर की गई। तो विनेश फोगाट से दूरी तो समझ में आती है, लेकिन हरियाणा चुनाव से ही दूरी बना लेना, इसको कैसे देखा जाए? देखिए, मोदी जी अपनी इमेज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पिछले 10 साल में पूंजीपतियों के पैसे से उन्होंने केवल इमेज बनाई है। अब आप खुद सोचिए, आज जितने भी आप गोदी मीडिया के अंदर पोस्टर्स देख रहे हैं, उसमें हरियाणा चुनाव में एक तरफ तो खड़गे साहब दिखाई पड़ेंगे, हुड्डा जी दिखाई पड़ेंगे, राहुल गांधी दिखाई पड़ेंगे, और दूसरी तरफ आपको कौन दिखाई पड़ेगा? वो खट्टर साहब दिखाई पड़ेंगे। मोदी जी, अमित शाह नहीं दिखाई पड़ेंगे। अब वो मोदी जी नहीं दिखाई पड़ेंगे जो कहते थे कि किसी विधानसभा, किसी लोकसभा के अंदर वोट वहां के कैंडिडेट को दो, मुझे दो, सीधे वोट मुझे आएगा, क्योंकि वो जानते हैं हरियाणा चुनाव में क्या होने वाला है। भाई इसलिए डिस्टेंस कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि हरियाणा चुनाव बुरी तरह से हारने वाले हैं, और इस हार के बाद उसका ठीकरा उनके सिर पे ना फूटे। आरएलडी के लोगों ने का जो विनेश फोगाट के खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला है, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। आरएलडी के महासचिव पहले मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है आरएलडी से। अरे आप क्या समझ रहे हैं? देश की बेटी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बेटियों का कितना सम्मान होता है, किस तरह उनको साझा माना जाता है। कोई जाति और धर्म की बेटियां नहीं होती हैं, बेटियां बेटियां होती हैं। और उसके बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह उसकी तरह, कंगना रनौत की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो विनेश फोगाट पे आरोप लगा रहे हैं। अरे चार्जशीटेड हो यार, तुम चार्जशीटेड हो महाराज, ये तो सत्ता तुम्हारी है इसलिए जेल के अंदर नहीं हो, वरना जेल के अंदर होते अभी तक। जी, मोदी और शाह की दूरी तो खैर ठीक है कि वो इलेक्शन से अपने आप को दूर किए हुए हैं, और ये सारी चीजें शायद इस तरीके की बेइज्जती का अनुमान नहीं होगा जैसा कि जम्मू कश्मीर में हुआ और फिर हरियाणा में होने लग गया। सर, मुद्दों पर हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, हरियाणा में किसान एक बड़ा फैक्टर होता है चुनाव का, और किसानों के साथ जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, चाहे किसान आंदोलन के बाद जो वार्ता हुई, उनको जिस तरीके के आश्वासन दिए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया, और फिर उसके बाद जब दोबारा किसान आंदोलन की शुरुआत होती है तो एक बार फिर से सीमा पर उसी तरीके के बंदिशें लगा दी जाती हैं, कोर्ट के बाद भी उनको एंट्री नहीं दी जाती है, कोर्ट के आदेश के बाद भी। ये सारे हालात
हरियाणा के इलेक्शंस में कितना असरकारक होंगे इस बार? देखिए, केवल एक कारण से पार्लियामेंट के अंदर 240 सीटें बीजेपी को मिल गई, केवल एक कारण से, क्योंकि जनता के अंदर गोदी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह मैसेजिंग की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी हार नहीं सकती और मोदी जी हार नहीं सकते। मोदी जी के पास सारे तंत्र हैं, बड़े चालाक हैं, चाणक्य हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास दंड है, उनके पास मारपीट के गुंडे हैं, वो पीट सकते हैं, दहशत पैदा कर सकते हैं। मोदी जी कैन नॉट बी डिफीटेड। ये जो मोदी जी कैन नॉट बी डिफीटेड की एक भावना थी, तो 10-15% वोटर ऐसा था जो मानने को ही तैयार नहीं था कि मोदी जी हार सकते हैं। लोग कहते थे हाँ बड़ा रिजनमेंट है, हारने की संभावना है, लेकिन मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो जीत जाएंगे। अब ये पार्लियामेंट इलेक्शन से वो भ्रम टूट गया है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि मोदी जी नॉट ओनली कैन बी डिफीटेड, ही कैन बी कंप्लीटली डेसिमेटेड। आज के तारीख में अपोजिशन और यूनिटी और अखिलेश यादव ने उसमें और तुरुप का कार्ड चल दिया। उन्होंने कह दिया कि भैया हमें सीट नहीं चाहिए, हमको तो जीत चाहिए। इसका माने उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि भैया राहुल गांधी से हमारी जुगलबंदी बढ़िया चल रही है, हरियाणा के अंदर जी जान से लग जाइए और हमारे जितने भी समर्थक हैं कांग्रेस को जिताने में जुट जाइए। अरे यही तो स्पिरिट चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी तो नहीं मान रही है, वो तो कह रही, वो तो जो सीटें मांग रही है, अगर उतनी सीटें नहीं मिलेंगी तो वो कह रहे हैं कि हम 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और 1-2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। नहीं, वो करें, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने एक वीडियो भी डाला है, दी पब्लिक इंडिया ही में डाला है, जिसमें मैं सहमत नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए। मैं केवल एक चीज देखना चाहूंगा। देखिए सीधी सीधी है, हरियाणा के इलेक्शन में जाट वोट पूरी तरह कांग्रेस के साथ है, दलित वोट पूरी तरह कांग्रेस के साथ है, मुसलमान वोट पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। एक वैश्य समाज और एक जो सवर्ण समाज है, जो करीब 12-14% है सवर्ण समाज, वो अभी भी काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं केवल ये देखना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी जो कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी, क्या बहन मायावती जैसे वो दलित, यादव और मुसलमान और जाट कैंडिडेट खड़े करेगी जिससे कांग्रेस को हराया जाए, या वो सवर्ण कैंडिडेट खड़े करेगी जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए? वो किसके डिवीजन में वोट कराएगी, मैं केवल ये देखने में इंटरेस्टेड हूं। आज के तारीख में 54% वोट पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और बाकियों में जो है वो बंटवारा है। तो आम आदमी पार्टी किस तरह से बिहेव करेगी, कैसे कैंडिडेट खड़े करेगी? और ये बिल्कुल सीधी सी बात है भैया। देखिए 44% वोट मिले थे कांग्रेस को, 46% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, 4% वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को। अगर इसका माने भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी कांग्रेस को मिला के 2% वोट ज्यादा मिले थे, और अगर ये 4% वोट कुरुक्षेत्र के सुशील गुप्ता जी के देखे जाएं, इसमें 80% वोट कांग्रेस के थे और 20% वोट आम आदमी पार्टी के थे। तो अगर आम आदमी पार्टी नहीं, अगर अपनी दबंगाई दिखाना चाहती है, इलेक्शन लड़ना चाहती है, कोई रोक तो सकता नहीं, राजनीति है। लेकिन मैं तो बारीकी से ये देखूंगा उनके कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होगा, वास्तविकता में उनकी कोई डील क्या भारतीय जनता पार्टी से हो गई है, या वो इंडिया गठबंधन को वास्तविकता में जिताना चाहते हैं। जी सर, फैजाबाद की बात हम थोड़ा सा करना चाहेंगे, अयोध्या की बात थोड़ा करना चाहेंगे। एक बड़ी घटना ये हुई है कि लल्लू सिंह ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। उन्होंने कहा भाई कि मैं माफिया के साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा। क्या जो 243 वाली बात है, 240 वाली बात है, 303 से 243 तक जब पहुंच गए, क्या ये उसी की देन है इस तरीके की सारी चीजें? अभी तो आप रामप्रकाश जी देखिएगा कौन कौन अलग होगा, अभी आप देखते जाइए। अभी तो थोड़ी बहुत ईडी सीबीआई, अच्छा आपने देखिए हरियाणा के अंदर ईडी सीबीआई का प्रवेश नहीं हुआ अभी तक। ईडी सीबीआई ने धमकाना शुरू कर दिया होता, रेड शुरू हो गई होती, क्योंकि ईडी सीबीआई के अधिकारी भी समझ गए हैं कि इंडिया गवर्नमेंट आने वाली है, सत्ता बदलने वाली है। 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, हरियाणा के अंदर हुड्डा जी या शैलजा बनने वाली हैं। शैलजा जी के भी लोगों को इस बार टिकट मिला है, जो 32 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, कोई खास रेजनमेंट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में लगातार रेजनमेंट है। वो तो केवल इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। वो सोचते हैं अगर विधानसभा में हार भी गए तो हो सकता है राज्यपाल बना दे मोदी जी, हो सकता है राज्यसभा का टिकट दिला दें। भाई बांटने के लिए तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास है ना, कांग्रेस के पास तो बांटने के लिए कुछ है नहीं। कांग्रेस तो तब बांटेगी जब विधानसभा में जीतेगी और जब राज्यसभा बना पाएगी, जब सेंटर में गवर्नमेंट बनाएगी तो राज्यपाल बनाएगी। आज के तारीख में बांटने के लिए तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए लोग अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ लोग जुटे हुए हैं। चलिए जी, अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री की
का यात्रा वहां पर उनकी होनी है उसके पहले, लेकिन लल्लू सिंह ने जो है ये कहते हुए मंच प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंच छोड़ दिया कि सेवेंद्र सिंह जो है वो माफिया है, गुंडा है, उनके साथ वो स्टेज शेयर नहीं करेंगे, नहीं बैठेंगे। शिवेंद्र सिंह अब कह रहे हैं कि लल्लू सिंह ने जो बयान दे दिया था कि संविधान बदल देंगे, उसी के चलते उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हार हो गई। तो अब ये जो जूतम पैजार शुरू हुआ है, इसका परिणाम निश्चित तौर पे लोकसभा जो अभी उपचुनाव होने हैं विधानसभा की 10 सीटों पर, वो उस पर भी उसका असर होगा। बहरहाल इस हमारी आज की इस वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल स्वामी सर इन महत्वपूर्ण विषयों पर हमसे चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय संविधान, जय संविधान।